Hello and welcome to Filler Form. I am Alim Akhtar, sociology teacher at Filler Form. आज हम लोग इरावती कर्वे की कुछ कॉन्सेप्ट जो बच गए थे कल उसको कंप्लीट करेंगे और एम के गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी के कॉन्सेप्ट को आज पढ़ेंगे। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। Confirm that voice and PPT clear or not. कंफर्म करिए कि वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है कि नहीं। गुड आफ्टरनून। वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं ये कंफर्म करिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए अनाउंसमेंट है कि वो फिलर फॉर्म अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड जो कि अलीम10 है इसका यूज कर सकते हैं, जिससे उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड दिस रेफरल कोड इज अप्लीकेबल टू ऑल फिलर फॉर्म कोर्सेज। तो ये जितने भी फिलर फॉर्म कोर्सेज हैं सारे फिलर फॉर्म कोर्सेज पे ये रेफरल कोड अप्लीकेबल है। तो जो भी लोग आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में जो भी लेना चाहते हैं फिलर फॉर्म के कोर्स को, वो मेरे रेफरल कोड के जरिए कोर्स ले सकते हैं। हमारी डेली क्लासेस 3 PM पे होती हैं। इन केस अगर 3 PM पे कोई क्लास नहीं हो पाती है तो फिर वो क्लास 8 PM पे होती है। तो ये टाइमिंग आपको ध्यान में रखना है। कल हम लोगों ने इरावती कर्वे के बहुत सारे कॉन्सेप्ट किए थे, आज हम लोग उन्हीं कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। तो सबसे पहले आता है इनहेरिटेंस के बारे में। इरावती कर्वे ने क्या बात की? इनहेरिटेंस यानी कि विरासत। फादर या मदर के डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी होती है, जो विरासत होती है, वो किस में ट्रांसफर होती है? मदर में, या फादर के जरिए जो है सन में, या फादर के जरिए डॉटर में, या मदर के जरिए सन में, और या मदर के जरिए डॉटर को। ठीक, कैसे ट्रांसफर होती है ये देखा जाता है इसमें इनहेरिटेंस। तो इरावती कर्वे ने दो फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस बताए हैं। एक है मिताक्षरा और दूसरा है दयाभागा। ठीक, मिताक्षरा विधि और दयाभागा विधि, मिताक्षरा लॉ और दयाभागा लॉ, ये दो तरीके बताए हैं इनहेरिटेंस के। तो सबसे पहले हम लोग उसमें देखेंगे कि मिताक्षरा क्या है, मिताक्षरा लॉ क्या है, या मिताक्षरा विधि क्या है। मिताक्षरा law applies to the whole of the India except Bengal and Assam। तो मिताक्षरा लॉ जो है वो पूरे इंडिया में इसको माना जाता है, यानी कि इस लॉ के जरिए इनहेरिटेंस होता है पूरे इंडिया में, सिर्फ बंगाल एंड आसाम में नहीं होता है। यानी कि पूरे इंडिया में इनहेरिटेंस का जो लॉ फॉलो किया जाता है वो कौन सा लॉ फॉलो किया जाता है? मिताक्षरा लॉ फॉलो किया जाता है। सिर्फ ये बंगाल और आसाम में मिताक्षरा लॉ फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक, मिताक्षरा विधि क्या है? मिताक्षरा कानून बंगाल और असम को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है, यानी कि पूरे भारत के लोग जो है विरासत का जो कानून है, विरासत की जो विधि है, वो कौन सी विधि को फॉलो करते हैं? तो मिताक्षरा विधि को, मिताक्षरा कानून को फॉलो करते हैं। ठीक, ये सिर्फ असम और बंगाल में है जहां पे मिताक्षरा विधि फॉलो नहीं की जाती। ठीक, अंडर दिस लॉ, अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? अंडर दिस लॉ एज इट एग्जिस्टेड अंटिल द अमेंडमेंट्स मेड बाय द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि जब हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट बना 2005 में,
तब तक ये लॉ फॉलो किया जा रहा था। द सन एक्वायर्स बाय बर्थ एंड इंटरेस्ट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, यानी कि एक सन का जो है बाय बर्थ, यानी कि जैसे ही उसका बर्थ होता है उसके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा हो जाता है। कि जैसे ही उसका बर्थ होता है उसके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा हो जाता है। ठीक, ये अमेंडमेंट एक्ट 2005, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 से पहले की बात है, पहले ही ये कानून फॉलो किया जाता था। ठीक, so under this law as it existed until the amendment made by the Hindu Succession Amendment Act 2005, the son acquires by birth an interest in the ancestral property. इस कानून के तहत जैसा कि ये हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा किए गए संशोधन तक, यानी कि इस कानून में, मिताक्षरा कानून में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के जरिए इसमें कुछ संशोधन किया गया था। ठीक, लेकिन उससे पहले मिताक्षरा लॉ को फॉलो किया जाता था। ठीक, यहाँ तक ये अस्तित्व में था। पुत्र के जन्म से पैतृक संपत्ति में रुचि प्राप्त करता है, यानी कि जो पुत्र होता है वो जैसे ही उसका जन्म होता है तो उसके पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा हो जाता है। ठीक, यानी कि फादर की डेथ हो रही है नहीं हो रही है उससे उसको मतलब नहीं है, उसको उसके प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाता है। ठीक, पैतृक संपत्ति में उसको हिस्सा मिल जाता है जैसे ही किसी पुत्र का जन्म होता है, मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंग। Ancestral property under the Mitakshara law thus devolves on the death of the co-partner by survivorship. ठीक, इस प्रकार मिताक्षरा कानून के तहत पैतृक संपत्ति उत्तरजीविता द्वारा सहायक की मृत्यु पर न्यायगत होती है। ठीक, यानी कि जिसके पास वो प्रॉपर्टी है वो जो है प्रॉपर्टी उसकी मृत्यु पे डिपेंड करती है जो उस प्रॉपर्टी का हिस्सा है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अंडर द मिताक्षरा लॉ thus develops on the death, devolves on the death, ठीक, of the कोपार्टनर, यानी कि कोपार्टनर किसको कहते हैं? जिसके पास प्रॉपर्टी का हक है, मालिकाना हक है। ठीक, बाई सर्वाइवर, यानी कि जो सर्वाइव कर रहे हैं उनको वो हक मिलता है। ठीक, डेथ के बाद उनको वो हक मिलता है। अब तो मतलब पहले बाय बर्थ ही उसका एक हिस्सा हो जाता है, लेकिन जैसे ही कोपार्टनर की डेथ होती है, यानी कि जिसकी वो प्रॉपर्टी है उसकी डेथ होती है, उसके बाद उस सन को वो हिस्सा मिल जाता है। इस प्रकार मिताक्षरा कानून के तहत पैतृक संपत्ति उत्तरजीविका द्वारा सहदाई की मृत्यु पर न्यायगत होती है, यानी कि जिसकी वो संपत्ति है उसकी मृत्यु पर ये न्यायगत होती है। जैसे ही उसकी मृत्यु होगी वो संपत्ति जो है, जो भी उत्तरजीविता है, उसको मिल जाएगी। हालांकि जन्म से ही ये तय हो जाता है कि वो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट लॉ आता है दया भागा। दया भागा ये दूसरा तरीका है इनहेरिटेंस का इरावती करवे के अकॉर्डिंग। द दया भागा लॉ अप्लाइज टू द कम्युनिटीज लाइक बंगालीज एंड आसामीज। तो दया भागा लॉ जो है वो असम और बंगाल में ये फॉलो किया जाता है। मिताक्षरा लॉ असम और बंगाल में नहीं फॉलो किया जाता है, दया भागा सिर्फ असम और बंगाल में फॉलो किया जाता है। वहाँ की कम्युनिटीज जैसे कि बंगालीज कम्युनिटीज या आसामीज कम्युनिटीज दया भागा लॉ को फॉलो करते हैं। लिविंग इन द स्टेट ऑफ बंगाल एंड आसाम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि यही कम्युनिटी जो बंगालीज हैं, आसामीज हैं, ये कहीं पे भी रहते हैं तो ये दया भागा लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक, दया भागा कानून बंगाल और असम राज्यों और दुनिया के अन्य हिस्सों में रहने वाले बंगालियों और असमियों जैसे समुदाय पर लागू होता है, यानी कि बंगाली या असमी समुदाय जो है वो दया भागा लॉ को फॉलो करते हैं। वो कहीं पे भी रहते हैं, चाहे वो बंगाल असम में रह रहे हों या दुनिया के किसी भी हिस्से में रह रहे हों, वो दया भागा लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the son doesn't acquire any right by birth in the ancestral property, यानी कि सन का अगर बर्थ होगा तो उसका कोई राइट नहीं है उसके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, जैसा कि मिताक्षरा में होता था। ठीक, तो उसका उसके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है बाय बर्थ। द सन्स राइट अराइजेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन फादर्स डेथ, इसकी
उसका राइट कब होता है, जब फादर की डेथ होती है तब से उसका राइट शुरू होता है। ठीक। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सन डजंट एक्वायर एनी राइट बाय बर्थ उसको कोई भी राइट नहीं मिलता है, उसके फादर की डेथ के बाद उसको राइट मिलेगा। ठीक। इस कानून के अनुसार पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्म से कोई अधिकार नहीं होता है, जैसा कि मिताक्षरा में जो है पैतृक संपत्ति पर पुत्र का जन्म से ही अधिकार हो जाता है, ये इसमें दयाभागा कानून में नहीं होता है। ठीक। पिता की मृत्यु पर पहली बार पुत्र का अधिकार उत्पन्न होता है, यानी कि जैसे ही पिता की मृत्यु होती है तभी पुत्र का अधिकार उस संपत्ति पर हो जाता है। ठीक। उससे पहले पुत्र का कोई भी अधिकार उस संपत्ति पर नहीं होता है। यही है दयाभागा लॉ, जो असमीज और बंगालीज कम्युनिटी फॉलो करते हैं। saw a similarity between society and quilt. इरावती कर्वे saw a similarity between society and quilt. quilt क्या है? एक रजाई को कहते हैं quilt। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसने सोसाइटी को जो है कंपेयर किया है किल्ट के साथ। ठीक। तो ये इरावती कर्वे ने कहा है कि सोसाइटी इज लाइक अ किल्ट। किल्ट क्या होता है? कई अलग अलग रंग के साथ जोड़ के वो बनाई जाती है। ठीक। रजाई या दुलाई जो भी कहते हैं आपकी भाषा में। ठीक। सो इसीलिए उन्होंने कहा कि सोसाइटी जो है एक किल्ट की तरह है। ठीक। समाज और रजाई में एक समानता बताई है इरावती कर्वे ने, यानी कि इरावती कर्वे कहते हैं कि समाज और रजाई जो है वो एक जैसी है, एक समान। ठीक। सी सेड दैट कास्ट इज एन एक्सटेंडेड किनशिप। ठीक। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि किसने कास्ट को एक्सटेंडेड किनशिप माना है। सो इट इज इरावती कर्वे हु सेड दैट कास्ट इज एन एक्सटेंडेड किनशिप। उन्होंने कहा है कि जाति एक विस्तारित नातेदारी है। ठीक। जाति क्या है? एक विस्तारित नातेदारी है। ये किसने कहा है? तो ये इरावती कर्वे ने कहा है कि जाति एक विस्तारित नातेदारी। नेक्स्ट बुक देख लेते हैं कौन कौन सी हैं इरावती कर्वे की। तो सबसे पहली जो फेमस बुक है, जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ज्यादातर जो है आपसे जो बुक पूछी जाती है वो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया और दूसरा है युगांता। इन दोनों से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारी बुक हैं, किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये दो बुक से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक। सो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज पब्लिश इन द ईयर 1953। ठीक। सो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया 1953 में पब्लिश हुई। द व्हील्स ऑफ वेस्ट खानदेश 1958 में पब्लिश हुई। हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन 1968 में पब्लिश हुई। ग्रुप रिलेशन इन विलेज कम्युनिटी 1963 में पब्लिश हुई। द सोशल डायनामिक्स ऑफ ग्रोइंग टाउन एंड इट्स सराउंडिंग एरिया 1965 में पब्लिश हुई। महाराष्ट्र लैंड ऑफ द पीपल। ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया एग्जाम में। महाराष्ट्र लैंड ऑफ द पीपल 1965 में पब्लिश हुई। युगांता द एंड ऑफ इपॉक 1968 में पब्लिश हुई। ठीक। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग एक नए थिंकर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक। सो मोहनदास करमचंद गांधी was an Indian lawyer, anti-colonial nationalist and political ethicist. ठीक। Employing non-violent resistance, he led the successful campaign for India's independence from British rule. He inspired movements for civil rights and freedom across the world. मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। He was born on 2nd October 1969 1869 पोरबंदर। ठीक। असैसिनेटेड यानी कि इनको मार दिया गया था 30 जनवरी 1948 में, बेल्ला हाउस, न्यू दिल्ली। किल्ट से इसलिए कंपेयर किया है क्योंकि आपने देखा होगा कि जो दुलाई होती है वो कई टुकड़े मिलाकर बनाई जाती है। तो इन्होंने कहा कि सोसाइटी भी ऐसे ही अलग अलग पार्ट्स को मिलाकर बनाई गई। ठीक। इसीलिए इन्होंने सोसाइटी को किल्ट के साथ कंपेयर किया।
सो ही वॉज एन आइडियलिस्ट। तो महात्मा गांधी क्या थे? एक आइडियलिस्ट थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी क्या थे, तो एक आइडियलिस्ट थे, वो एक आदर्शवादी थे। एक महात्मा गांधी क्या थे? एक आदर्शवादी थे। ही वॉज अ फंक्शनलिस्ट, ये फंक्शनलिस्ट थे। आप देखेंगे कि महात्मा गांधी की जो भी थ्योरीज हैं, महात्मा गांधी के बारे में जो भी चीजें हैं, जो भी वो बोलते हैं, वो एक फंक्शनलिस्ट है। जैसे कि लोग जो है हिंदू कास्ट सिस्टम को क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि ये फंक्शनल है। हिंदू रिलीजन को लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी उसको फंक्शनल मानते हैं, और वो पूरी लाइफ अपना एक एज अ हिंदू वो काम करते हैं। ठीक। सो ही वाज अ फंक्शनलिस्ट, वो एक फंक्शनलिस्ट थे, वो एक कार्यात्मकतावादी थे। ठीक, यानी कि वो देखते हैं कि समाज में जो भी चीजें हैं वो कोई ना कोई कार्य कर रही हैं। ऐसा जो देखता है उसको कार्यात्मकतावादी कहा जाता है। सो गांधी वाज आल्सो अ कार्यात्मकतावादी, यानी कि वो भी एक कार्यात्मकतावादी थे। ही गेव स्वदेशी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, इन्होंने स्वदेशी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट दिया है। ठीक। तो ये सारी चीजें याद रखना है आपको, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्होंने विकास का स्वदेशी मॉडल दिया है, यानी कि अपने ही देश में विकास करना। ठीक। ही टॉक्स अबाउट स्वराज, वो स्वराज की बात करते हैं, यानी कि होम रूल। स्वराज मीन्स होम रूल। ठीक। हिंद स्वराज इनकी बुक भी है एक। ठीक। ही टॉक्स अबाउट स्वराज यानी कि होम रूल। वो स्वराज यानी कि होम रूल, गृह शासन कह सकते हैं आप। गृह शासन की बात करते हैं गांधी। कॉल्ड अनटचेबल्स एज हरिजन, हरिजन को इन्होंने अनटचेबल्स को इन्होंने हरिजन कहा है। हालांकि हरिजन जो वर्ड है सबसे पहले यूज किया है नरसिंह मेहता ने। ठीक। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हरिजन वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया है, तो ये हरिजन वर्ड सबसे पहले नरसिंह मेहता ने यूज किया है। गांधी जी ने अनटचेबल्स को हरिजन नाम दिया। ठीक। हरिजन मतलब हरि के जन, हरि के आ, पुत्र कह सकते हैं आप, हरि के जो जनरेशन है उसको कह सकते हैं। ठीक। अछूतों को हरिजन कहा है। ठीक। तो गांधी जी ने अछूतों को हरिजन कहा है। हालांकि जो हरिजन का शब्द है वो सबसे पहले नरसिंह मेहता ने यूज किया है, सबसे पहले इस्तेमाल किया है नरसिंह मेहता ने। अछूतों के लिए जो है गांधी ने हरिजन का वर्ड शब्द इस्तेमाल किया है। कॉल ट्राइब्स एज गिरिजन, ट्राइब्स को इन्होंने गिरिजन कहा। ठीक। तो ये आप याद रखिएगा, अनटचेबल्स को हरिजन कहा है, ट्राइब्स को गिरिजन कहा है। जनजातियों को गिरिजन कहा जाता है, गांधी जी ने कहा है। कि कहा जाता है नहीं, कहा है। ठीक। जनजातियों को गांधी ने गिरिजन कहा है। स्टडीज ऑन हिंदुइज्म, ठीक, इनकी बहुत सारी स्टडीज हैं हिंदुइज्म पे, हिंदू धर्म पर इनका अध्ययन है। सपोर्टेड कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री को ये सपोर्ट करते हैं, यानी कि उसको ज्यादा बढ़ावा देते हैं। ठीक। जैसे आपने सुना होगा गांधी जी खुद जो है आ, वो क्या होता है, चकला चलाते थे। ठीक। ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट दिया है गांधी ने, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है और सोशोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। ट्रस्टीशिप ये एक तरह का लैंड रिफॉर्म सिस्टम। ठीक। ट्रस्टीशिप एक तरह का लैंड रिफॉर्म सिस्टम है। ट्रस्टीशिप इज अ सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी, तो ये क्या है? सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी है ट्रस्टीशिप, जो गांधी ने दिया था। ठीक। दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी, इसको किसने प्रोपाउंड किया है? महात्मा गांधी। ट्रस्टीशिप ट्रस्टीशिप एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है, जिसे महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ठीक। तो ट्रस्टीशिप क्या है? एक सामाजिक और आर्थिक दर्शन है, जिसे महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित किया गया है। It provides a means by which the wealthy people would be the trustees of trust that looked after the welfare of the people in general। ठीक। तो ये कहते हैं कि ये क्या है? एक तरह का मीन्स है, एक तरह का तरीका है कि कोई भी जो ट्रस्ट होगा, उसका जो ट्रस्टी होगा, यानी कि उसका जो मेंबर होगा, वो वेल्दी पीपल होगा, यानी कि अमीर आदमी होगा। दैट लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन जनरल, यानी कि जो लोगों के वेलफेयर की बात करता हो, लोगों के आ, कल्याण की बात करता हो। ठीक।
So it provides a means by which the wealthy people would be the trustees of the trust. ठीक, तो wealthy people ही ट्रस्ट के ट्रस्टीज बनेंगे, जो गरीबों की के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे. दैट लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन जनरल. ये ऐसा संसाधन है, ऐसा साधन है. तो ट्रस्टीशिप क्या है? एक ऐसा साधन प्रदान करता है जिसके द्वारा धनी लोग उन ट्रस्टों के न्यासी होंगे, यानी कि उन ट्रस्टों के न्यासी होंगे, मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, जो समान रूप से लोगों के कल्याण की देखभाल करते हैं. जो धनी होंगे और समान रूप से लोगों की देखभाल करते हैं. ठीक, यानी कि उस ट्रस्ट के जिम्मेदार कौन होंगे? धनी लोग होंगे, जो लोगों के कल्याण की देखभाल करते हो, लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं. ठीक. Mahatma Gandhi's idea of trusteeship is a pragmatic model of development that aims to attain economic equality in society. तो ये जो ट्रस्टीशिप का आइडिया था महात्मा गांधी का, एक प्रैग्मेटिक मॉडल है जो ज्यादातर डेवलपमेंट पे फोकस करता है और इक्वलिटी पे फोकस करता है. ठीक, इक्वलिटी होगी सोसाइटी में, टू अटेन इकोनॉमिक इक्वलिटी इन द सोसाइटी. यानी कि जब धनी लोग होंगे तो अपना पैसा भी वो लगाएंगे. ठीक, अपना पैसा भी इस्तेमाल करेंगे लोगों के वेलफेयर के लिए. ठीक, तो एक तरह से इकोनॉमिक इक्वलिटी लाने के लिए सोसाइटी में, इकोनॉमिक इक्वलिटी लाने के लिए ये कॉन्सेप्ट दिया गया था. तो महात्मा गांधी idea of trusteeship is a pragmatic model of development that aims to attain economic equality in society. महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप का विचार जो है, विकास का एक व्यवहारिक मॉडल है. तो ये क्या है? विकास का एक व्यवहारिक मॉडल है जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है समाज में आर्थिक समानता प्राप्त करना. ठीक, तो जो इन्होंने ट्रस्टीशिप की अवधारणा दी थी, ये एक ऐसी अवधारणा है जो विकास का एक व्यवहारिक मॉडल है और जिसके जरिए महात्मा गांधी चाहते थे कि जो समाज है उसमें आर्थिक समानता हो, आर्थिक समानता की ओर हम बढ़ें. ठीक, तो ये एक तरीका है आर्थिक समानता की ओर बढ़ने का, ट्रस्टीशिप. This idea is an alternative to communism and capitalism. ये आइडिया क्या है? कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म का एक अल्टरनेटिव है. कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म का एक अल्टरनेटिव है ये ट्रस्टीशिप का आइडिया, एंड इज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस एंड इंक्लूसिविटी. ठीक, ये विचार साम्यवाद और पूंजीवाद का एक विकल्प है और हिंसा और समावेशिता पर आधारित है. अहिंसा और समावेशिता पर आधारित है. इंक्लूसिविटी यानी कि लोगों को एक साथ लेकर चलना. नॉन वायलेंस यानी कि वायलेंस के खिलाफ काम करना. तो ये जो आइडिया है ट्रस्टीशिप का, ये कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म का एक अल्टरनेटिव है. यानी कि उसकी जगह पे आप कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म की जगह पे आप ट्रस्टीशिप रख सकते हैं. ठीक, और ये नॉन वायलेंस पे बेस्ड है, यानी कि ये अहिंसा पे बेस्ड है, और इंक्लूसिविटी पे बेस्ड है, यानी कि लोगों को एक साथ लेकर काम करता है. ठीक, ये विचार साम्यवाद और पूंजीवाद का एक विकल्प है जो अहिंसा पर आधारित है और जो समावेशिता पर आधारित है. जो अहिंसा और समावेशिता पर आधारित है. ठीक, तो ये विचार साम्यवाद और पूंजीवाद का एक विकल्प है और अहिंसा और समावेशिता पर आधारित है. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया की बात करते हैं महात्मा गांधी. भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये भी महात्मा गांधी इसकी बात करते हैं कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए इंडिया में. व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. तो डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर या स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं, तो यही डिसेंट्रलाइजेशन है. ठीक, जब आप सत्ता केंद्र और राज्य सरकारों से लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है, तो इसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है. जैसे आजकल जो विलेज पंचायत के जो हेड होते हैं, ठीक, जो मुखिया होते हैं, उनके पास भी पावर होती है डेवलपमेंट को लेकर डिसीजन लेने की. ठीक, और वो अपने पावर का इस्तेमाल करके कोई भी काम करवा सकते हैं. ठीक, सो एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इंडिया में है जब आप गवर्नमेंट से
केंद्र गवर्नमेंट, केंद्र सरकार या राज्य सरकार से आप जब शक्ति जो है लेकर या सत्ता लेकर जो है वो जो स्थानीय सरकार हैं उनको दे देते हैं, तो ये जो है विकेंद्रीकरण कहलाता है। ठीक। व्हेन पावर इज टेकन अवे, जब पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर या स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, तो इसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहा जाता है। The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. तो बेसिक आइडिया बिहाइंड सेंट्रलाइजेशन क्या है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन क्यों जरूरी है। सो इज दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लोकल लेवल पे जो ऊपर के लोग नहीं समझ सकते हैं। एक स्टेट गवर्नमेंट में बैठा आदमी किसी गांव की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकता है। ठीक। गांव की प्रॉब्लम्स को वही समझ सकता है जो गांव में रह रहा हो। ठीक। गांव की गवर्नमेंट ही गांव की प्रॉब्लम्स को समझ सकती है, तो वो उससे रिलेटेड डिसीजन भी ले सकती है। इसीलिए ये आइडिया है कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए ताकि गांव की प्रॉब्लम्स को समझा जाए और वहीं पे उसको सॉल्व किया जाए। यानी कि गांव इसलिए कह रहा हूँ लोकल लेवल पे। ठीक। लोकल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको समझा जाए और वहीं पे उसका सॉल्यूशन दिया जाए। डिसेंट्रलाइजेशन, द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level, जिसको आप लोकल लेवल पे अच्छी तरीके से सेटल कर सकते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे मूल विचार ये है कि बड़ी संख्या में समस्याएं और मुद्दे हैं जो स्थानीय स्तर पर सबसे अच्छे तरीके से सुलझाए जा सकते हैं। ठीक। तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे समस्याएं होती हैं स्थानीय लेवल पे जो राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें नहीं समझ सकती हैं, जो वहाँ की स्थानीय सरकार है वही समझ सकती है और स्थानीय सरकार वहाँ का उस मुद्दे का या उस समस्या का समाधान अच्छे तरीके से निकाल सकती है। ठीक। इसीलिए विकेंद्रीकरण होना जरूरी है। विलेज रिपब्लिक, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। विलेज रिपब्लिक की बात करते हैं गांधी। द गांधीयन अप्रोच टू द इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन वाज revival of the village economy into a republic complete in itself, यानी कि जो विलेज इकोनॉमी है उसको रिपब्लिक इकोनॉमी में चेंज करना, यानी कि कंप्लीट इन इटसेल्फ, अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट हो, सारी समस्याएं सारी प्रॉब्लम्स वो खुद सॉल्व कर लेता हो, अपनी सारी नीड्स को वो खुद पूरा कर लेता हो, सेल्फ सपोर्टिंग एंड सेल्फ सफिशिएंट हो, खुद को वो सपोर्ट कर लेता हो, खुद सेल्फ सफिशिएंट हो, यानी कि अपनी जितनी भी नीड्स हैं सारी नीड्स को पूरा कर लेता हो, विद ड्यू इक्विलिब्रियम बिटवीन एग्रीकल्चर एंड कॉटेज इंडस्ट्री। किसके साथ? एग्रीकल्चर और कॉटेज इंडस्ट्री के साथ मिलकर एक समावेश बनाकर, एक इक्विलिब्रियम बनाकर, ठीक, ये अपने आप को मेंटेन करके रखे। इसी को कहा जाता है विलेज रिपब्लिक। ग्राम गणतंत्र क्या है? अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण। आर्थिक विकेंद्रीकरण के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपने आप में पूर्ण गणतंत्र में पुनर्जीवित करना था। यानी कि गांधीवादी जो दृष्टिकोण थी, जो विचारधारा थी, वो ये चाहती थी कि जो आर्थिक स्थिति है, जो अर्थव्यवस्था है, उसको जो ग्रामीण की अर्थव्यवस्था है उसको पूर्ण गणतंत्र में भी पुनर्जीवित किया जाए। ठीक। यानी कि उसको पूर्ण गणतंत्र बनाया जाए, पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जाए, जो आजकल बहुत वर्ड चल रहा है आत्मनिर्भर का। ठीक। आत्मनिर्भर भारत, ऐसे ही आत्मनिर्भर विलेज की बात करते हैं, आत्मनिर्भर गांव की बात करते हैं गांधी। कृषि और कुटीर उद्योगों के बीच उचित संतुलन के साथ स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होना चाहिए। स्वावलंबी यानी कि जो अपनी पूरी जरूरतें पूरी कर देता हो, ठीक, और आत्मनिर्भर हो, अपने आप में आत्मनिर्भर हो, खुद पे वो निर्भर होता है, दूसरों की जरूरत ना होती। ठीक। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये कृषि और कुटीर के उचित संतुलन के साथ ये हो सकता है। ठीक। ही सपोर्ट्स हिंदू आइडियाज एंड वैल्यूज। ये जो है हिंदू आइडियाज एंड वैल्यूज को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं बल्कि सपोर्ट करते हैं। वो हिंदू विचारों और मूल्यों का समर्थन करते हैं। तो गांधी जो है वो हिंदू विचारों और मूल्यों का समर्थन करते हैं।
देयर शुड बी राम राज, और ये चाहते हैं कि राम राज होना चाहिए। ठीक, गांधी खुद चाहते हैं कि राम राज होना चाहिए। ठीक, अहिंसा एंड वेजिटेरियनिज्म को ये ज्यादातर फोकस करते हैं। अहिंसा होनी चाहिए, वेजिटेरियनिज्म होना चाहिए, यानी कि सारे लोग शाकाहारी हों, अहिंसा हो। ठीक, अहिंसा और शाकाहार को ज्यादा ये महत्व देते हैं। सपोर्ट वर्ण मॉडल, वर्ण मॉडल को ये सपोर्ट करते हैं। ठीक, वर्ण मॉडल के अकॉर्डिंग ही कास्ट डिवाइड होती हैं, तो इसीलिए ये वर्ण मॉडल को सपोर्ट करते हैं, वर्ण मॉडल का ये समर्थन करते हैं। इन्होंने सर्वोदय मॉडल दिया है, सर्वोदय मॉडल ऑफ डेवलपमेंट दिया है। ठीक, टॉक अबाउट मोरल एजुकेशन एंड वैल्यूज, मोरल एजुकेशन एंड वैल्यूज की बात करते हैं। ये किसने और मोरल एजुकेशन की बात की है बताइए? इंडियन थिंकर नहीं है, लेकिन उन्होंने मोरल एजुकेशन की बात किया है। टॉक अबाउट मोरल एजुकेशन एंड वैल्यूज, तो गांधी जो है मोरल एजुकेशन एंड मोरल वैल्यूज की बात करते हैं। नैतिक शिक्षा और नैतिक मूल्यों की बात करते हैं गांधी। फाउंडेड वर्धा एजुकेशन कमेटी, इन्होंने जो वर्धा एजुकेशन कमेटी बनाई है। ठीक, वर्धा एजुकेशन कमेटी बनाया था गांधी ने। वर्धा शिक्षा समिति की स्थापना की थी गांधी ने। ठीक, इन्होंने नई तालीम चलाया था। ठीक, नई तालीम, मॉडर्न एजुकेशन से रिलेटेड था ये, नई तालीम। वर्धा एजुकेशन कमेटी ये गांधी ने ही बनाया था। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि वर्धा एजुकेशन कमेटी किसने बनाया था। सोशल मूवमेंट्स, कौन कौन से सोशल मूवमेंट्स थे जिसमें गांधी ने पार्ट लिया था? ठीक, सामाजिक आंदोलन, कौन कौन से सामाजिक आंदोलन थे जिसमें गांधी ने हिस्सा लिया था? तो सबसे पहले आता है इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के में इन्होंने हिस्सा लिया था। सबसे पहले इसमें आता है चंपारण सत्याग्रह, जो बिहार में हुई थी, 1917 में हुई थी। तो ईयर याद रखना है, क्योंकि ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुई थी। अभी आगे की यूनिट्स में हम लोग इसको बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुई थी, जो 1917 में हुई थी। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुई थी, जो 1918 में हुई थी, यानी कि सबसे पहले चंपारण फिर खेड़ा। ठीक, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुई थी 1918 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था गांधी ने 1920 में। असहयोग आंदोलन चलाया था 1920 में गांधी ने। क्वाइट इंडिया मूवमेंट चलाया था 1942 से 1945 तक। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 1945 तक चला था। ठीक, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1930 से 1932। ठीक, उसमें भी हिस्सा लिया था गांधी ने। गोल मेज सम्मेलन में भी हिस्सा लिया था गांधी ने, जो 1930 और 1932 में। ठीक, गांधी इरविन पैक्ट, जो 1931 में हुआ था। गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, जो 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। अब ये गांधी इरविन समझौता क्या है? दिस पैक्ट वाज साइंड बाय गांधी टू रिलीज द प्रिजनर who weren't violent during the civil disobedience movement that was very brutally stopped by the British। ठीक, सो गांधी ये पैक्ट क्यों करते हैं, ये समझौता क्यों करते हैं? जो प्रिजनर थे, जो कैदी थे, उनको रिलीज करवाने के लिए, जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे वायलेंस नहीं हुए थे, मतलब इन्होंने कोई भी वायलेंस नहीं किया था। ठीक, इन्होंने कोई भी वायलेंस नहीं किया था, उन्हीं को छुड़ाने के लिए ये पैक्ट किया गया था। और ये वायलेंस को बहुत ब्रूटली रोका गया था ब्रिटिश के जरिए, यानी कि बहुत ज्यादा लाठीचार्ज वगैरह हो गए थे इसमें। ठीक, बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी। ठीक, सो ऐसे प्रिजनर जिन्होंने जो वायलेंट नहीं हुए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे, उन्हीं को रिलीज कराने के लिए ये पैक्ट हुआ था गांधी और इरविन के बीच में। ठीक, इस समझौते पर गांधी ने उन कैदियों को रिहा करने के लिए हस्ताक्षर किए थे। ठीक, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हिंसक नहीं थे, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हिंसक नहीं थे, यानी कि उन्होंने कोई हिंसा नहीं की थी। ऐसे कैदियों को छुड़ाने के लिए गांधी ने गांधी इरविन समझौता पे हस्ताक्षर किया था, जिसे अंग्रेजों ने बहुत क्रूरता से रोका था। यानी कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था,
इसको बहुत क्रूरता से रोका गया था, बहुत ज़्यादा मारपीट करके रोका गया था। बहुत सारे लोग इसमें घायल भी हुए थे, बहुत सारे लोग इसमें इनकी बहुत सारे लोगों की इनमें हत्या भी हुई थी। तो ये गांधी इरविन पैक्ट था। नेक्स्ट आता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। Was an agreement between महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ये एक एग्रीमेंट था किसके बीच में? महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में। ठीक, ऑन बिहाफ ऑफ दलित्स डिप्रेस्ड क्लासेस। किसके बिहाफ में? दलित्स, डिप्रेस्ड क्लासेस एंड अपर कास्ट हिंदू लीडर on the reservation of electoral seat for the depressed class in the legislature of British India in 1932। यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया का लेजिस्लेचर था उसमें ये जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, जो दलित क्लास के लोग हैं, वो अपना सेपरेट इलेक्टोरल मांग रहे थे, यानी कि सेपरेट सीट मांग रहे थे कि ये रिजर्व होना चाहिए दलित के लिए या डिप्रेस्ड क्लास के लिए। उसको लेकर एक समझौता हुआ था गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। ऑल्दो गांधी जो है रिजर्वेशन को सपोर्ट नहीं करते, ठीक, गांधी जो है रिजर्वेशन के खिलाफ थे। ठीक, पूना पैक्ट 1932 में ब्रिटिश भारत की विधायिका में दलितों के वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण पर दलितों, दलित वर्गों और उच्च जाति के हिंदू नेताओं की ओर से महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच एक समझौता था। तो एक समझौता हुआ था महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच, जो ये चाहते थे, ये प्रस्ताव रखा था बी आर अम्बेडकर ने कि जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो निम्न जाति के लोग हैं, उनके लिए एक आरक्षण होना चाहिए किसमें? विधायिका में। ब्रिटिश भारत के विधायिका में आरक्षण होना चाहिए, कुछ सीटें फिक्स होनी चाहिए जो सिर्फ दलितों की हो या निम्न वर्ग के लोगों की। although जो गांधी थे वो आरक्षण के खिलाफ थे। गांधी वॉज अगेंस्ट रिजर्वेशन। ठीक, ये रिजर्वेशन के खिलाफ थे गांधी। गांधी वॉज अगेंस्ट रिजर्वेशन। पूना पैक्ट हो गया। अगेंस्ट द अपार्थाइड 1948-1994 इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड थे उनके खिलाफ इन्होंने काम किया है गांधी ने। अपार्थाइड क्या थे? अपार्थाइड क्या था? एक रूल था, was the racial segregation under the all white government of South Africa which dictated that non-white South African a majority of population। एक साउथ अफ्रीका में एक बिल पास हुआ जो अपार्थाइड बिल था। ठीक, अपार्थाइड या अपार्थाइड जो भी कह सकते हैं आप। ठीक, तो ये बिल था जिसको पास किया गया था साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट के जरिए, जिसमें ये कहा गया था कि जो नॉन वाइट साउथ अफ्रीकन है, यानी कि जो गोरे लोग नहीं है, हालांकि गोरे लोगों की तादाद बहुत कम थी, मेनली जो है ज्यादातर ऐसे लोगों की तादाद थी जो गोरे नहीं थे। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो नॉन वाइट थी। वर रिक्वायर्ड टू लिव इन सेपरेट एरिया। इनको पास किया गया कि ये जो है एक अलग एरिया में रहेंगे, व्हाइट के साथ ये नहीं रह सकते। फ्रॉम व्हाइट्स एंड यूज सेपरेट पब्लिक फैसिलिटीज, और अलग पब्लिक फैसिलिटीज का भी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो पब्लिक फैसिलिटीज का इस्तेमाल व्हाइट कर रहे हैं वो नहीं करेंगे ये, और जो जिस जगह पे व्हाइट्स रह रहे हैं वहां पे ये नहीं रहेंगे। ठीक, तो इसके खिलाफ भी काम किया है गांधी ने। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ भी काम किया है गांधी ने। ठीक, दक्षिण अफ्रीका की सर्वश्रेष्ठ सरकार के तहत नस्ली अलगाव था, जिसने ये तय किया कि गैर सफेद दक्षिणी अफ्रीकी जो अधिकांश आबादी के लोग थे, यानी कि अधिकांश आबादी वहां पे गैर सफेद लोग भी थे, लेकिन यहाँ पे एक प्रस्ताव पास किया गया कि स्वेज सरकार के जरिए, अफ्रीका की स्वेज सरकार के जरिए एक प्रस्ताव पास किया गया कि जो गैर सफेद लोग हैं वो गोरों के साथ नहीं रहेंगे बल्कि किसी अलग क्षेत्र में रहेंगे, और गोरों की जो भी सार्वजनिक सुविधाएं हैं उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि वो अलग सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करेंगे। गोरे जिन सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं वो गैर सफेद लोग नहीं करेंगे। ठीक, तो एक प्रस्ताव था जिसके खिलाफ गांधी ने, एक रंग भेद का प्रस्ताव था जिसके खिलाफ गांधी ने आवाज उठाई। गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ ओशियनिक सर्कल, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ ओशियनिक सर्कल किसका था, तो ये गांधी का था। डिस्क्राइबिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ ओशियन सर्कल। ठीक,
तो ये सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं जैसे एक ओशियनिक सर्कल होता है, ठीक, एक समुद्री सर्कल जो होता है। गांधी पुट्स फॉरवर्ड that his alternative structure shall be composed of innumerable villages in which there will be ever widening, never ascending circle. In this framework, life will not be a pyramid with the apex sustained by the bottom. ठीक, एक तरह से ओशनिक सर्कल इस तरह से होना चाहिए जो सराउंडेड बाय द विलेजेस होना चाहिए, ठीक, तभी डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो सकता है। यही एक कॉन्सेप्ट था ओशनिक सर्कल का गांधी का, ठीक। महासागरीय वित्त की गांधीवादी अवधारणा, ठीक, गांधी ने महासागरीय वित्त की अवधारणा दी थी। महासागरीय वित्त की अवधारणा क्या है? वित्त के रूप में समाज के संगठन का वर्णन करते हैं, यानी कि समाज का संगठन कैसा होना चाहिए। गांधी आगे कहते हैं कि उनकी वैकल्पिक संरचना, यानी कि जो वो सोच रहे हैं कि संरचना कैसी होनी चाहिए, असंख्य गांव से बनी हुई है, ठीक, असंख्य गांव से बनी हुई है, जिसमें सदा चौड़ा कभी न चढ़ने वाला वृत्त होगा। तो सदा चौड़ा कभी न चढ़ने वाला वृत्त होगा, ठीक। इस ढांचे में जीवन एक पिरामिड नहीं होगा, पिरामिड नहीं होगा कि कोई अपर क्लास में है कोई लोअर क्लास में है, ऐसा नहीं होगा, ठीक, जिसे शीर्ष तल पर द्वारा समर्थित, यानी कि पिरामिड में क्या है, जो शीर्ष पे लोग होते हैं वही तल को चलाते हैं, उसी पे शासन करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक। यही है अवधारणा महासागरीय वित्त गांधीवादी की अवधारणा। नेक्स्ट बुक कौन कौन सी है? तो बहुत ज्यादा बुक नहीं है गांधी की जो हमें पढ़ना है। तो हिंद स्वराज इंडियन होम रूल, ये 1909 में पब्लिश हुई। गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया कब आए थे, ये आप बताइए, आपने हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा। हिंद स्वराज इंडियन होम रूल एक बुक थी जो पब्लिश हुई 1909 में। द सोसाइटी ऑफ द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी, यानी कि ये अपने जीवन के बारे में खुद लिखा था इन्होंने, जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। बहुत ही अच्छी बुक है, आपको पढ़ना चाहिए ये बुक, ठीक। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये 1927 में पब्लिश हुई थी। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ये 1928 में पब्लिश हुई थी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स 1947 में पब्लिश हुई थी। की टू हेल्थ 1948 में पब्लिश हुई थी, ठीक। तो ये 5 बुक हैं, ये 5 बुक आपको याद होनी चाहिए कौन कौन सी बुक है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी आपके कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। हम लोगों ने 2 लोगों के कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए हैं आज, एक इरावती कर्वे जिनके कॉन्सेप्ट थे इनहेरिटेंस के, मिताक्षरा, दया भागा, और उनकी बुक्स देखे हम लोगों ने। उसके बाद गांधी के सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हम लोगों ने, ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट है, ओशियनिक सर्कल का कॉन्सेप्ट है, ठीक। और बहुत सारे जो मोमेंट्स उन्होंने चलाए थे वो सारे मोमेंट्स देखे हैं कि कौन कौन से मोमेंट्स उन्होंने चलाए थे, ठीक। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आज हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। बाकी इस क्लास से रिलेटेड या प्रीवियस क्लास से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, या एग्जाम से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर सकते हैं। Any question you can ask. ओके, तो फिर लीव करते हैं क्लास। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर लीव करते हैं क्लास। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और एक अनाउंसमेंट है कि जो भी लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं फिलर फॉर्म, उनके लिए है
कि 30% ऑफ चल रहा है होली की वजह से। तो मैं उसका रेफरल कोड जो भी है वो आपको बता दूंगा कल। 30% ऑफ है फिलर फॉर्म के किसी भी कोर्सेज को बाई करने पे अभी 25 तक। लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच।